पहला चैप्टर है हमारे पास मोमेंट। मोमेंट क्या है आपके पास, जहन में रखिएगा। It is the product of applied force and perpendicular distance ये आपके पास प्लैंक ऑफ वुड है, ये आपके पास पिवट है, पिवट से फोर्स तक। अब जहन में रखिएगा इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री बनना चाहिए, तब आप मोमेंट जो कैलकुलेट करेंगे, जो प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, वो मोमेंट कहलाएगा। जहन में रखिएगा मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब इन दोनों के दरमियान द एंगल शुड बी 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका जो ऐसा यूनिट है बेटा, दैट इज न्यूटन मीटर। फिर आता है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है बेटा आपके पास? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये कहता है बेटा कि ये पिवट है। अब अगर यहाँ पे मैं कोई फोर्स लगाता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे नीचे मूव कर जाएगा क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा अनबैलेंस। अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो मुझे इस साइड पर एक फोर्स लगानी पड़ेगी, और उस फोर्स को मैं कहूँगा लेट्स सपोज F2, ये यहाँ से यहाँ तक D2 होना चाहिए। अगर यहाँ का मोमेंट और यहाँ का मोमेंट बराबर होगा तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड होगा। बैलेंस से मुराद बिल्कुल स्ट्रेट, ना इधर इधर मूव कर रहा होगा ना उधर मूव कर रहा होगा। तो आप क्या लिखोगे? इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, is at the state of equilibrium, then the clockwise moment will be equal to anti-clockwise moment। इसका फॉर्मूला क्या, इक्वेशन क्या है? F1D1 इज इक्वल टू F2 इंटू D2, ठीक है बेटा। अब आज चलते हैं हम इसके आगे, वो है थ्री फोर्सेस केस। थ्री फोर्सेस केस का मतलब क्या है आपके पास? ये आपके पास प्लैंक ऑफ वुड है, ये F1 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस D1 है, यहाँ पर आपने F2 लगा दिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस D2, यानी दो फोर्सेस लग गई, जिसकी वजह से ये इधर मूव करेगा क्लॉकवाइज। अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको एक और फोर्स लगानी है, उसका नाम है F3। वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लगेगी, वो यहाँ लगेगी आपके पास F3। तो अब इसको बैलेंस करने का सिनेरियो क्या बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास? F1 इंटू D1 प्लस ये दोनोफोर्सेस क्लॉकवाइज है ना, तो ऐड हो जाएंगी। F2 इंटू D2 इज इक्वल टू F3 इंटू D3। ये बात याद रहेगी जावेद, ठीक है? अनंत ये बात क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आपके पास आता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का दूसरा नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसको कहते हैं भाई? इट इज द पॉइंट ऑन एन ऑब्जेक्ट एट विच all forces are exerted upon।
इसका लैमिना मेथड तरीका है वो P4 में आता है। फिर आता है आपके पास स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के दो फैक्टर्स हैं, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और दूसरा साइज ऑफ द बेस एरिया। जितना ज़्यादा सेंटर ऑफ मास नीचे होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, जितना ज़्यादा आपके पास बेस एरिया होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ये बात याद रहेगी। क्लियर है? ये हो गया आपके